वेलकम बैक। आप सभी का हमारे ग्रेविटेशन सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में स्वागत है। सो बिफोर डिस्कसिंग एनी थ्योरी रिगार्डिंग ग्रेविटेशन, पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ग्रेविटी ने और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने दुनिया को बदल दिया, कैसे थिंकिंग को बदल दिया लॉज ऑफ ग्रेविटेशन ने, और हाउ ग्रेविटी और ग्रेविटेशन laws changed human perception. जो ये स्टोरी स्टार्ट होती है, ये बहुत ही एंशियंट टाइम से होती है। कुछ स्पेलिंग्स आपको गलत लग सकती हैं, बट आप स्टोरी की जिस्ट समझने की कोशिश कीजिएगा, तब आपको मीन्स आपके अंदर एक मोटिवेशन और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी दैट व्हाई वी नीड टू स्टडी साइंस। या जब भी आपको कोई बोलता है कि आपने आपने साइंस में न्यूटन्स लॉ पढ़े, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी, उनका कोई प्रैक्टिकल पर्पस ही नहीं है लाइफ में। आपको बहुत से ऐसे लोग देखने वाले मिलेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, ये सब पढ़े और इनका कोई प्रैक्टिकल पर्पस नहीं है लाइफ में, ये कहीं पे लाइफ में काम नहीं आते, तो वो बहुत ही मिसलीडिंग होता है। और आज आपको ये समझाने जा रहा हूँ कि कैसे मिसलीडिंग होता है, कि कैसे एक सिंपल से ग्रेविटेशंस के लॉ ने लोगों की थिंकिंग को बदल दिया, लोगों की परसेप्शन को बदल दिया, और हम वो कर पाए जिससे जो करने में पहले लोग डरते थे। स्टोरी स्टार्ट होती है एंशियंट टाइम से। तो एंशियंट टाइम में जो ह्यूमंस थे वो किस में रहते थे? हट्स में रहते थे, और मोस्टली रिवर्स के आसपास ही डेवलप हुए। फिर धीरे धीरे ह्यूमंस ने ग्रुप्स बनाए और हम ट्राइब्स में कन्वर्ट हो गए, छोटे छोटे ट्राइब, छोटे छोटे समूह में एक दूसरे के साथ इंसान रहने लगे। उसके बाद आई सिविलाइजेशंस। सिविलाइजेशंस के बाद हमारे पास आई किंगडम्स, और उन्हीं दौरान जब ये किंगडम्स वगैरह डेवलप हो रहे थे, हमने रिकॉर्डेड हिस्ट्री को या हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। जब हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, तब लोगों ने, अब तक क्या था कि जैसे हमारी सिविलाइजेशन थी, जो इंडियन सिविलाइजेशन थी, वो मोस्टली क्या थी, वर्बल पास होती थी जानकारी। मीन्स एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताता था, दूसरा पर्सन उसको याद कर लेता था, फिर वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को बताता था, वो उसको याद कर लेती थी, फिर नेक्स्ट जनरेशन को बताता था, वो उसको याद कर लेती थी। तो ऐसे इंफॉर्मेशन पास होती थी। अब आफ्टर इन्वेंशन ऑफ फायर, फायर के इन्वेंशन के बाद, फायर से पहले क्या होता था? बिफोर फायर, फायर से पहले क्या होता था? जब रात हो जाती थी, तो जो उस टाइम पे जो लोग थे, उनके पास कुछ करने के लिए होता नहीं था, बिकॉज उस टाइम पे लाइट तो थी नहीं कि लाइट है कि आप कुछ और एक्टिविटी कर पाओ। जब अंधेरा हो जाता था तो लोग सो जाते थे। बट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ फायर, जब फायर की डिस्कवरी इंसानों ने की, तो वो एक तो अपना अनाज पका के खा सकते थे, अपना खाना पका के खा सकते थे, और दूसरा, वो शाम को बैठ के डिस्कशंस कर सकते थे, एक दूसरे से बातें कर सकते थे दिन में हुई एक्टिविटीज के बारे में, कि दिन में क्या घटना घटी, और इन सब के बारे में वो एक दूसरे के साथ
डिस्कशन कर सकते थे। तो जो ह्यूमंस थे वो ऑलवेज क्यूरियस रहे हैं, और यही क्यूरियोसिटी ने आज हमें साइंस दी है। जो आज हम साइंस में इतने इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स, और आज हम स्पेस में जा पाए हैं, ये सब किसकी वजह से है? हमारी क्यूरियोसिटी की वजह से है। तो जब ह्यूमंस, उस टाइम के ह्यूमंस, जब हम छोटे छोटे झुंडों में रहते थे, और हमने जस्ट फायर की डिस्कवरी की थी, जब वो रात को बैठ के डिस्कशन करते थे, तो कभी कभी वंस इन वाइल, कभी कभी सालों में, मीन्स लगभग 50-60 सालों में क्या होता था, उनको स्काई में ना एक ऐसा फिनोमिनन दिखाई देने को मिलता था, जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो आसमान से पास कर रहा है, और उसके पीछे क्या है, बहुत बड़ी एक टेल है, एक बहुत बड़ी उसके पीछे पूंछ है, और वो बिल्कुल चमकता हुआ दिखाई देता है। इतना चमकता हुआ कि शाम होते ही वो दिखाई देने लग जाता था, और कई दिन तक दिखाई देता रहता था। तो जब लोग इसको देखते थे, वो अमेज्ड हो जाते थे। और ह्यूमंस ने ऑलवेज क्या कोशिश की है, पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश की है, पैटर्न सॉल्यूशन, कि अगर आसमान में ऐसा कुछ दिख रहा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, तो हो सकता हो इसका कोई मीनिंग हो। और एक ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स को नेगेटिव चीजों से बहुत इजीली जोड़ देता है, जिसको नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। मीनिंग में भी वो नेगेटिव कोरिलेशन बहुत जल्दी करता है। तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो हमारी, हम इसको रब कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारी मेडिकल साइंस वगैरह इतनी एडवांस नहीं थी। सो क्या होता था, जो डिजीज थी, डिजीजेस थी वो बहुत ही कॉमन थी, और एवरेज ह्यूमन लाइफ सिर्फ 30-40 साल ही होती थी, मैक्स 50 साल। उसके बाद आपको कोई ना कोई डिजीज हो जाती थी। और उस टाइम पे मॉडर्न मेडिसिन है वो नहीं थी, बेसिक आयुर्वेदिक मेडिसिन थी, उसके भी अपने ट्रीटमेंट्स थे। बट कुछ डिजीजेस थी जिनके बारे में हमें उस टाइम तक पता नहीं था, तो वो क्योर नहीं हो पाती थी और लोगों की डेथ हो जाती थी। तो कभी कभी ऐसा इंसिडेंट होता था कि आसमान में ये ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, और उसी टाइम पे क्या हो गया, कोई डिजीज का आउटब्रेक हो गया, जैसे प्लेग फैल गया, या किंग डाइड, राजा मारा गया, या कोई बड़ा मंत्री मारा गया, या कोई भी एक पर्सन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन था, बहुत ही अचीव्ड पर्सन था, उसकी डेथ हो गई। फैमिन आ गया, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया। तो लोगों ने क्या किया, ये सभी जो इवेंट्स थे, बैड इवेंट्स थे, उन सबको इन्होंने किससे रिलेट कर दिया, क्योंकि ये भी वंस इन द वाइल्ड होता था, कभी कभी दिखाई देता था, सालों में, 50 साल, 100 साल में, और ये भी वंस इन द वाइल्ड इवेंट थे। तो उन्होंने इन इवेंट को इस इवेंट के साथ कोरिलेट करना स्टार्ट कर दिया, कि जब भी आसमान में ऐसा कुछ दिखाई देगा तो क्या होगा, समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। और ये सिर्फ एक सिविलाइजेशन ने नहीं किया, जो इंडियन सिविलाइजेशन थी उन्होंने भी ऐसा किया, चाइनीज, रोमन, और भी अलग अलग जो सिविलाइजेशन थी, उन सब के ऐसे
क्या बन गए, कोरिलेशन बन गए, या आप बोल सकते हो मिथ्स बन गए। किसको रिलेटेड, इन ऑब्जेक्ट को लेकर, को लेके, जिनको आज हम क्या बोलते हैं, कॉमेट्स बोलते हैं। तो उन्होंने कॉमेट्स को बैड इवेंट से रिलेट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होता है कि जो इनमें से जो मोस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन थी, वो जो इंफॉर्मेशन थी वो कैसे पास आउट करती थी, वर्बली पास करती थी, जैसे इंडियंस। बट जो चाइनीज थे ना, वो रिटर्न रिकॉर्ड रखते थे। सो उस टाइम के कुछ जो चाइनीज लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, रिटर्न रिकॉर्ड करना रखना स्टार्ट कर दिया कि अगर आसमान में कोई ऑब्जेक्ट दिखा है स्काई के अंदर, तो उसका पाथ क्या है, कब दिखा है, और कितने दिन तक दिखा है, हाउ लॉन्ग। उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पेपर की इन्वेंशन सबसे पहले चाइना में हुई थी, तो उनके पास एक ओवर एज था इन चीज़ों को लेके, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने को लेके। तो उन्होंने इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना लेके स्टार्ट कर दिया। बट जो मिथ्स थे, ये टाइम के साथ, टाइम टू टाइम ऐसे पास आउट होते गए, जनरेशन टू जनरेशन ऐसे ही पास आउट होते गए। तो अब आते हैं मॉडर्न टाइम्स में। जैसे ही हमारी साइंस आगे बढ़ती गई और साइंस में डिस्कवरी होती गई, तो क्या हुआ, जो ये मिथ से एज इट इज चलते आ रहे थे, तो हम आते हैं अब न्यूटन की एरा में। जो आइजक न्यूटन थे, उन्होंने जो केपलर्स लॉ हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ को स्टडी किया और उन्होंने बनाए यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने इनको बनाया, बट पब्लिश नहीं किया। पब्लिश क्यों नहीं किया? बिकॉज जो आइजक न्यूटन थे एंड रॉबर्ट हुक, एक ये दूसरे साइंटिस्ट थे, तो रॉबर्ट हुक ने एक बार क्या किया था, उन्होंने न्यूटन के ऊपर एक वो लगा दिया था, ब्लेम, कि जो न्यूटन है, उन्होंने रॉबर्ट हुक का वर्क को चोरी करके पब्लिश किया है। उसकी वजह से न्यूटन को अशेम्ड होना पड़ा था पूरी साइंटिस्ट कम्युनिटी में। तो उनकी इंसल्ट हुई, तो उसकी वजह से वो गुस्सा हो गए और उन्होंने सोचा कि मैं कभी भी अब अपना काम पब्लिश नहीं करूंगा। तो उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बनाया, ड्राइव किया, सब कुछ डिस्कवर किया, बट उसको कभी पब्लिश नहीं किया। तो वो एज इट इज ऐसे रिसर्च पेपर के फॉर्म में उनकी डेस्क में पड़े रहे। तो अभी एंट्री होती है एक और अनदर साइंटिस्ट की, जिनका नाम था एडमंड हेले। सॉरी अगर स्पेलिंग गलत होती है उनके नेम की, आप देख लीजिएगा गूगल पे कि परफेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो जो ये एडमंड हेले थे, ये भी जीनियस पर्सन था और रिच भी था। जीनियस भी था और रिच भी था। और उस टाइम की जो वर्ल्ड में साइंस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लगा लीजिए, जिसको बोलते हैं रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ये उसके एक मेंबर भी थे। तो जब इनको न्यूटन के वर्क के बारे में पता चला कि न्यूटन कुछ स्पेस रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, जिसमें जो प्लैनेट से भी रिलेटेड है, तो वो न्यूटन के पास जाते हैं और न्यूटन को बोलते हैं कि जो आपने अब तक काम किया है इस फील्ड में, क्या मैं उसको देख सकता हूँ? तो न्यूटन एग्री कर जाते हैं और न्यूटन उनको अपना जो रिसर्च पेपर होता है, मीन्स उन्होंने जो भी रिसर्च की थी, वो रिसर्च पेपर वो न्यूटन किसको दे देते हैं? एडमंड हैली को। अब जब हैली उनको पढ़ते हैं तो वो अमेज्ड हो जाते हैं कि ये जो वर्क है, जो इन्होंने डिस्कवरी की है, जो इन्होंने लॉज डिस्कवर किए हैं, वो दुनिया के सामने आने चाहिए।
और वो बहुत ही मीन्स ग्राउंड ब्रेकिंग है और उनको दुनिया को उनको देखना चाहिए। तो एडमंड हेले इनको लेके जाते हैं कहाँ पे? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन लेके जाते हैं। उस टाइम पे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ही सब कुछ पब्लिशिंग का काम करता था। जब वो उनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन लेके जाते हैं और उनको पब्लिश करवाने के लिए कोशिश करते हैं, तो जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन थी उस टाइम पे, वो बैड इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रही थी। उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो न्यूटन के वर्क को पब्लिश कर पाए, तो वो मना कर देते हैं। तो अब एडमंड हेले क्या करते हैं? वो अपने पैसों से न्यूटन के वर्क को बुक्स में पब्लिश करते हैं। और वो जब ये कर रहे होते हैं, तभी फिर से रॉबर्ट हुक की एंट्री होती है और रॉबर्ट हुक फिर से बोलते हैं कि ये जो न्यूटन का वर्क है, ये उन्होंने रॉबर्ट हुक से चुराया है, ये रॉबर्ट हुक का एक्चुअल वर्क है, न्यूटन का वर्क नहीं है। यहाँ पे कुछ टाइम के बाद सेटलमेंट हो जाता है, बट जो पब्लिशन हुआ, जो एडमंड हेडे ने जो वर्क को पब्लिश किया, उसकी उस टाइम तक कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं थी। मीन्स उन्होंने सब कुछ पेपर पे तो सॉल्व कर दिया था, पेपर पे सब कुछ था, बट कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था कि एक्चुअली ये चीजें काम करती हैं, इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ हो, सॉलिड प्रूफ हो, तो वो नहीं था। तो सेम टाइम पे क्या होता है, अब जो एडमंड हेली थे वो भी एक अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इससे अलग बहुत सारे काम किए हुए थे। तो सेम टाइप पे क्या होता है, जो वहां का किंग था वो एडमंड हेली को बुलाता है और बोलता है कि आप ना, जो उस टाइम पे क्या होता था कि सी शिप चलते थे, समुद्री जहाज चलते थे, और नेविगेशन कैसे होता था? कंपास से एंड स्टार्स से। जो नाविक होते थे वो रात में आसमान देख के नेविगेट करते थे कि उनको किस डायरेक्शन में जाना है। तो इसलिए जो स्टार्स हैं उनकी पोजीशंस का पता होना बहुत ही, आप बोल लीजिए, क्रूशियल था। अगर स्टार्स की पोजीशंस का प्रॉपर पता होगा तो जो रात में है, जो शिप्स हैं, वो प्रॉपरली नेविगेट कर सकते हैं। तो जो वहां का किंग होता है वो एडमंड हेले को यही वर्क देता है कि आप ना एक मैप प्रिपेयर करो वर्ल्ड के नाइट स्काई का, जिससे जो नेविक्स हैं और जो शिप्स हैं उनको हेल्प हो नेविगेट करने में। तो उनको ये सब करने के लिए पूरे वर्ल्ड में क्या करना पड़ता है? पूरी दुनिया घूमना पड़ता है। और जब वो पूरी दुनिया घूम रहे होते हैं तो इसी टाइम में वो क्या करते हैं? रिकॉर्ड्स इकट्ठा करते हैं। किसके बारे में? कॉमेट्स के बारे में, जो भी रिटर्न रिकॉर्ड्स थे। वो उन सभी रिटर्न रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो सबको मैन्युअली ड्रॉ करते हैं। और फिर उनको किस में फिट करते हैं? न्यूटन्स लॉ के फॉर्मूलाज में फिट करते हैं। और फिर ये कंक्लूजन निकालते हैं कि एक पर्टिकुलर कोमेट जो कई बार दिखाई दिया है वो एक ही कोमेट है, सेम ही कोमेट है। और ये भी प्रिडिक्ट करते हैं कि नेक्स्ट 15 साल में ये कोमेट फिर से दिखाई देगा। और ये तक प्रिडिक्ट करते हैं कि
किस हेमिस्फेयर में दिखाई देगा, मीन्स नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में या साउदर्न हेमिस्फेयर में दिखाई देगा, अप्रोक्सीमेटली कितने दिन के लिए दिखाई देगा। तो वो क्या करते हैं, एक टाइप की प्रेडिक्शन करते हैं। इससे पहले साइंस में कभी प्रेडिक्शंस नहीं होती थी, एक्सप्लेनेशन होती थी पर प्रेडिक्शन नहीं होती थी, मीन्स एडवांस में फ्यूचर नहीं बता सकते थे। एडवांस में फ्यूचर सिर्फ फिलोसफर बताते थे या पंडित्स बताते थे, बट प्रेडिक्शन या फ्यूचर साइंस वाले नहीं बताते थे। इसी ड्यूरेशन क्या होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। बट जब वो समय आता है, कौन सा, जो उन्होंने 15 साल का बोला था, तो उस टाइम पे वो कोमेट दिखाई देता है, और उस कोमेट का नाम फिर रखा जाता है हेलीज कोमेट। लास्ट ये कोमेट 1986 में दिखाई दिया था, और अब ये नेक्स्ट दिखाई देगा 2061 में। तो ऐसे एडमंड हेले ने न्यूटन्स के लॉज को यूज करके एक कॉमेंट, जिसको लोगों ने किससे अटैच किया हुआ था, बैड इवेंट से, डर से अटैच किया हुआ था कि अगर एक कॉमेट दिख रहा है तो कुछ गलत होगा, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल सी घटना है जो अप्रोक्सीमेट हर 76 ईयर्स के बाद होती है, और ये पीरियोडिक है और ये बार बार होगी। ये कोई मैसेज नहीं है किसी का कि समथिंग इज बैड हैपन, कि कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा कोई मैसेज नहीं है। तो ऐसे एडमंड हेले ने साइंस का यूज करके कैसे लोगों की परसेप्शन को बदला। जो लोग पहले इनसे डरते थे, आज उनके लिए एक नॉर्मल सा इवेंट है। सो सिमिलरली, अगर आप भी थिंग्स की, साइंस की, कंसेप्ट्स की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाए, तो आप भी ऐसे बहुत से चीज़ों को, भ्रांतियों को मिटा सकते हैं। सो होपफुली आपके लिए थोड़ा इंस्पायरिंग होगा ये समझना कि कैसे न्यूटन्स के लॉ ने एक कॉमेट्स के बारे में दुनिया बदल दी। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।